नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 3 अक्टूबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज़ उनमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया के लिए डिफ़िकल्टीज़ किस तरीके से रशिया लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी रशिया ने जिस तरीके से एनेक्सेशन डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ जी 4 एरियाज़ यूक्रेन के वो अब रशिया के पार्ट बन चुके हैं, तो ऐसे में इंडिया अब बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि जहाँ पर हम अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ में हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, वहीं पर रशिया के साथ में हमारी एंगेजमेंट्स कंटिन्यू है, तो वो मुश्किलें हैं। ठीक है, इसके अलावा एक आर्टिकल हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज का कितना असर है फूड ग्रेन स्टॉक पे और इंडियन इकोनॉमी के सामने करंटली क्या क्या चैलेंजेज हैं। एक हम देखेंगे जो नेचुरल गैस है उसके एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए और करंट जो स्टैंड है गवर्नमेंट का उसमें क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, जिससे कि हम क्लीन एनर्जी की तरफ जो स्विच करना चाहते हैं, जिसमें नेचुरल गैस को हम एक ब्रिज की तरह देख रहे हैं, वो हम अचीव कर पाएँ, जानेंगे। इसके अलावा जो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो अबॉर्शन को लेकर के जो वर्डिक्ट आया है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, और फूड ग्रेन स्टॉक क्या स्टेटस है वो जानेंगे। ये कुछ मुद्दे हैं, इनको देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है बियॉन्ड यूएन वोट। देखो अभी क्या है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और मुद्दा था कि यूक्रेन में जिस तरीके से रशिया एग्रेशन दिखा रहा है, तो रशिया को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर एस्केलेशंस बढ़ती चली जाएंगी, टेंशन्स बढ़ती चली जाएंगी। इस मुद्दे पर इंडिया ने अगेन एब्सटेन कर दिया, वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वैसे देखा जाए तो ऑब्जर्वर्स को सरप्राइज़ तो नहीं मिला, क्योंकि इंडिया ने अभी तक एब्सटेन ही किया है रशिया के सारे इस यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के। किसी भी मुद्दे में रशिया के अगेंस्ट में कोई भी अगर मुद्दा उठाया गया हो तो, पर सवाल ये है कि रशिया जिस तरीके से बेशर्मी से यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, लगातार वहाँ पर डोनबेस रीजन ईस्टर्न यूक्रेन के 4 एरियाज़ को कैप्चर कर लिया और वहाँ पर रेफरेंडम करा लिया यूनिलैटरली, और उनको एनेक्स करते हुए बोल दिया कि ये रशियन टेरिटरीज़ हैं और ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगी अब से। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के लिए देखो डिस्कम्फर्ट का जो सिचुएशन है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये चीज़ इंडिया बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रशिया को हाईलाइट भी कर चुका है। जैसे कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइडलाइन की जो मीटिंग थी इंडिया रशिया के बीच में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने समरकंद में क्या बोला कि ये एरा नहीं है युद्ध का, हमें युद्ध से बचना चाहिए। सेम चीज़ यूनाइटेड नेशन और वॉशिंगटन डीसी में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए सुब्रमण्यन जयशंकर जी, उन्होंने भी यही चीज़ वहाँ पर रिपीट की, बोला कि पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस के लिए। इवन शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने भी अपनी तरफ से इस कंसर्न को रेज किया कि रशिया जिस तरीके से यूक्रेन पे काम कर रहा है वो ठीक बात नहीं है, कहीं ना कहीं रशिया को कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो बात ऐसी है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के साइडलाइंस में जब मीटिंग हुई थी, तो पुतिन ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए थे कि हम हमारे पार्टनर्स के कंसर्न्स को समझते हैं, पर उसी के 1 या 2 दिन बाद में ही रशिया ने अपनी खुद की जो एक तरीके से यूक्रेन जो फाइट बैक कर रहा था उसका जवाब देने के लिए एस्केलेशंस को और मोबिलाइजेशंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब अपने ट्रूप्स और उतार दिए यूक्रेन में। और उसके बाद में अब आपको पता ही है कि पहले तो धमकी देना न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की, फिर उसके बाद में टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लेना और फुल्ली कंट्रोल में ले आना। अब आप देख लो कि इस परिस्थितियों में यूक्रेन की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो क्या एक सोवरन कंट्री ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकता है? तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज है वैल्यूज़ का। दूसरा मुद्दा क्या आ जाता है कि रशिया यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, जिसके अंडर सीधी सी बात है कि भाई आप किसी भी कंट्री की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, उसका वायलेशन कर रहा है। इसके चलते जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो इंट्रोडक्शन हुआ रेजोल्यूशन का कि रशिया को किस तरीके से अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, उसमें रशिया ने तो देखो इस रेजोल्यूशन को वीटो कर ही दिया, तभी तो कोई मुद्दा नहीं बनता। ये परमानेंट 5 मेंबर्स के पास में जो वीटो पावर है, इसका यूज़ करके ये खुद के खिलाफ में आती हुई कोई भी रेजोल्यूशन हो उसको रोक देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, गैबोन, इन्होंने एब्सटेन किया। क्यों एब्सटेन किया? क्योंकि हमारी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, आज भी हम बहुत ज़्यादा रशिया पर डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट हैं।
और रशिया के इन एक्शंस को हम डिनाउंस करने से बचते हैं। नहीं तो हम चाहें तो हमें कहीं ना कहीं हमारे तरीके से हमारा खुद का, कहते हैं ना कि डाइवर्सिफिकेशन पे अब ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि देना पड़ेगा भी, ध्यान देना भी चाहिए, क्योंकि एक तरीके से कोई भी एक कंट्री इस तरीके से एक्शन ले और हम उसको अगर क्रिटिसाइज भी ना कर पाए, क्रिटिसाइज का मतलब कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना, कि यूनिलैटरली इस तरीके से आप एक्शन कैसे ले सकते हो। हम एक तरफ यूरोप और यूएस के साथ में रिलेशनशिप भी इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें भी टेंशन आ रही है, क्योंकि यूएस और यूरोप लगातार इंडिया को इस चीज़ को लेकर के प्रेशर में ला रहे हैं कि आप रशिया को क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते हो, आप अगर रशिया से तेल लेना बंद कर दो तो रशियन इकोनॉमी कुछ दिनों के अंदर अंदर ठप हो जाएगी और उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। पर चाइना और इंडिया इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। चाइना और इंडिया का ये कहना है सैंक्शंस लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये है कि जी हम तो हमारी गरीब जनता का पे महंगाई का ज़्यादा दबाव ना डालें। वो बात ठीक है कि पिछले हफ्ते में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में AUK US, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत यूके यूएस मिलकर के 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन सप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को। उस चीज़ को लेकर के चाइना ने IAEA में अपनी तरफ से एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था कि ये जो एग्रीमेंट है AUK US जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को सप्लाई करने की बात की जा रही है, दिस इज द वायलेशन ऑफ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। तो बोले इसको रोकना चाहिए। फिर इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा दबाव बनाया, अपना एक लॉबी क्रिएट की कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर छोटे कंट्रीज़ की वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन के लिए अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स परचेज करता है तो। और इस बात को फिर बाद में चाइना ने अल्टीमेटली कल परसों मान ही लिया कि चलो ठीक है, हम हमारा रेजोल्यूशन है वो विड्रॉ करते हैं। तो ये अपने आप में इंडिया की डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस कंसिडर की जा रही है। पर वहीं पर यूक्रेन के क्वेश्चन में आकर के इंडिया अगेन प्रेशर में आ जाता है, जो कि कल की ही न्यूज़ थी हमारे सामने। ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, इनको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना है, ठीक है। इसके अलावा मॉस्को लगातार इंडिया को चेक कर रहा है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके चलते इंडिया के ऊपर प्रेशर लगातार बनता चला जा रहा है कि ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को देखते हुए इंडिया जो है वो नेचुरली एक कह सकते हैं ना कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर अगर क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट ग्लोबल साउथ को डेफिनेटली मिलेगा। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि ग्लोबल साउथ का मतलब वो कंट्रीज़ जो कि गुलाम रहे थे, गरीबी के चंगुल में अभी भी हैं, उन कंट्रीज़ को कोई भी एक कंट्री अपनी डोमिनेंस के बेसिस पे बिल्कुल रूल ना करे। इसके लिए इंडिया का हमेशा से ये कहना है, और ग्लोबल साउथ का के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ भी बोला जाता है इंडिया को, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कशंस में कवर भी किया है ये, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं क्राइसिस का सामना कर रहा है, क्योंकि मॉस्को लगातार टेंडेंसी अपनी इस तरीके की क्रिएट कर रहा है जिसमें इंडिया जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें मुश्किलें आ रही हैं। तो ये है पूरा मुद्दा। यूक्रेन की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना इंडिया के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि वैल्यू पॉइंट्स की बात की जाए, नहीं तो फिर बाद में कोई भी कंट्री अपनी मिलिट्री पावर और एग्रेशन के बेसिस पे किसी दूसरे कंट्री की टेरिटरीज को ग्रैब कर सकता है। फॉर एग्जांपल चाइना अगर करना चाहे तो उस परिस्थिति में ये वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ होना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये सिचुएशन अभी बन रही है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन क्लाइमेट चेंज लिंक, आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी हैं। RBI ने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट राइज कर दिया, ठीक है, कल परसों का हमारा डिस्कशन डिटेल में हो चुका है, ठीक है। पर सच बात तो ये है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड जो RBI को टारगेट दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई आपको 4+- 2% की रेंज में इन्फ्लेशन को रखना है, तो वो अंडर कंट्रोल रहे आने वाले 1-2 सालों में लगता नहीं है दूर दूर तक। इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट रिस्क साइड्स बता रहे हैं राइटर। पहला तो रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, दूसरा फूड ग्रेन स्टॉक है वो ख़त्म हो रहा है, तीसरा स्पेशली वीट, गेहूं मेनली, और तीसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फसलों में उत्पादन है उस पर कमी आना और नुकसान होना बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं एक एक को डिटेल में। सबसे पहला हम समझते हैं रुपी के डेप्रिशिएशन से। देखो USA के फेडरल रिजर्व का टारगेट तो सीधा ये है कि भाई हमारा टारगेट है कि अभी
यूएसए के फेडरल रिजर्व का 8% इन्फ्लेशन को रिड्यूस करके 2% तक हम लेकर के आएंगे। उसके लिए वो कर रहे हैं लगातार टाइट पॉलिसी। टाइट पॉलिसी का मतलब वो यूएसए में रेपो रेट को राइज कर रहे हैं और लोगों के हाथों में डॉलर्स का जो लिक्विडिटी है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की जा रही है पूरी, जिससे कि डिमांड को थोड़ा कंट्रोल किया जाए और महंगाई अपने आप कंट्रोल में आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर डॉलर की लिक्विडिटी की कमी के चक्कर में जिन लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्टर्स इंडिया से निकाल करके पैसा और कहाँ लेकर के जा रहे हैं, यूएस में, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट राइज हो गई रेपो रेट राइज होने की वजह से। तो उनको लगता है कि भाई स्टेबल इकोनॉमी, रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो क्यों इंडिया जैसी वल्नरेबल या फिर डेवलपिंग इकोनॉमी में हम पैसा इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला करके देखा जाए ना तो केवल रुपी है, इंडियन रुपी, वो ही डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है। जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग हो रहा है वैसे वैसे रुपी डेप्रिशिएट नहीं कर रहा है, पर सच बात यह है कि रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है ना। यहाँ पर राइटर सीधा बोल रहे हैं कि अगर 10% भी रुपी डेप्रिशिएट करता है डॉलर के कंपैरिजन में तो देखो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का तो हमें झेलना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्यों, क्योंकि हम फर्टिलाइज़र हो गया, नेचुरल गैस हो गई, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, ये सब हम इम्पोर्ट किया करते हैं, है ना। अब इम्पोर्ट जब हम करते हैं तो हमें पेमेंट देना पड़ता है डॉलर्स में, और डॉलर के कंपैरिजन में रुपये अगर लगातार वीक होता चला जाएगा तो जिस घर में 100 रुपये में कोई सामान आता था आज वो अगर 150 या 200 रुपये में आएगा तो महंगाई का प्रेशर आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से रुपये का डेप्रिशिएशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इम्पोर्ट पे हम डिपेंडेंट है इस वजह से। इसके आगे देखा जाए तो अभी आरबीआई ने रुपये को सपोर्ट करने के लिए लगभग 80 बिलियन डॉलर जो हैं वो खर्च कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि मार्केट में डॉलर की कमी आ रही है ना, तो उसको कमी को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने रुपये को एब्जॉर्ब करना था मार्केट से और डॉलर को इन्फ्यूज करना था मार्केट में। तो डॉलर मार्केट में रिलीज किए, बदले में रुपये कलेक्ट किया, जिससे कि डॉलर और रुपये का जो सर्कुलेशन है वो एक लिमिट में आ जाए और इससे क्या हो, रुपये ज़्यादा डेप्रिशिएट ना करे। पर सच बात यह है कि क्या रुपये अभी अंडर प्रेशर नहीं है? जवाब है अभी भी प्रेशर में है। 81 रुपये 82 रुपये तक पहुंच गया है $1। पर उसमें आरबीआई भी कितना क्या करे, क्योंकि ज़्यादा अगर हम लोग कुछ करते हैं, आरबीआई इस तरीके से मतलब डॉलर को या रुपये को अप्रिशिएट करने की कोशिश करता है आरबीआई डॉलर रिलीज करके हमारे फॉरेन एक्सचेंज से, तो उसमें फिर बाद में फॉरेक्स भी रिड्यूस होता है। और इंटरनेशनली देखी जाए तो बाकी इकोनॉमीज, बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में हमारा जो रुपये है वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक चीज़ आरबीआई को जो ध्यान रखनी है दैट इज कि एकदम से रुपये डेप्रिशिएट ना हो, ठीक है, एकदम से रुपये डेप्रिशिएट ना हो, अगर स्लाइट लैंडिंग होगी तो वो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। और यूएसए में देखो इंटरेस्ट रेट तो अभी राइज और होगी, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन 8% चल रही है। अब क्या किया जाए, देखो इंडिया की तरफ से होना चाहिए, इनोवेटिव पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जिसमें हम एक तो एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करें और दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। क्योंकि ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि रुपये अगर डॉलर के कंपैरिजन में वीक पड़ता है तो हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता पड़ेगा और उससे हम पैसा कमा सकेंगे, डॉलर्स अर्न कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। दूसरी चीज़, हमारे पास में अगर डॉलर्स की कमी आ रही है तो हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई अगर आता है तो वो डॉलर्स के फॉर्म में आएगा, तो हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स और आएंगे। तो इस तरीके की पॉलिसी फॉर्मुलेट करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू ग्रेन स्टॉक। देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। 31 दिसंबर 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलेगी। पर सच बात यह है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार के ऊपर लगातार दबाव बना रहा है। जो बजट में अनाउंस किया गया था 2022-23 का जो बजट आया था उससे भी ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होने के चांसेस हैं। कारण कि गवर्नमेंट को जो है इस स्कीम को कंटिन्यू कराने के लिए मार्केट से लेना पड़ेगा उधार, और उधार लिए हुए पैसे पे गवर्नमेंट को देना पड़ता है ब्याज, और वो प्रेशर क्रिएट करता है फिर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गवर्नमेंट पे जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, कोविड-19 जब आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पर हमने देखा था कि वाकई में फूड क्राइसिस आ सकता है, तो उस परिस्थितियों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। जबकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो अनाज मिलता है वो पहले से प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एडिशन और किया गया।
अब ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इनकी डिटेल्स जो हमने एक्सप्लेन पेज पे रिसेंटली डिस्कस की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया, आप जरूर उसको देख लेना। अब देखो, हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो रहती है पॉलिटिकल माइलेज के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है। अब जैसे गुजरात में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आया था ना, वो 2013 में उस टाइम की यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा इसलिए लाया गया था कि कहीं चुनाव जीतने में हमारी ये हेल्प कर दे, जिसमें आप देखते हो कि 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो चावल और गेहूं देते हैं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज दिया जाता है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। पर फिर भी वो सरकार उस टाइम पे चुनाव हार गई थी, यूपीए चुनाव हार गई थी। तो सेम चीज़ बोला, हमें समझने की ज़रूरत है कि आप पॉलिटिकल गेन के चक्कर में इस तरीके से रिस्क लेते रहते हो और उसका नुकसान बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। ठीक है, वीट प्रोक्योरमेंट की बात करें तो 2022 में पहले से ही कम है, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से एक तो गेहूं की प्रोडक्शन में रिडक्शन आया क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो टेम्परेचर राइज हुआ था मार्च मंथ में, इसकी वजह से गेहूं की प्रोडक्शन में कमी आई। तो उसके चलते एफसीआई के जो गोडाउन्स आज के 1 से 1.5 साल पहले ओवरफ्लो हो रहे थे, आज वो ओवरफ्लो नहीं हो रहे हैं, उनमें जगह खाली और पड़ी है। तो गेहूं की शॉर्टेज है। अब क्या किया जा सकता है इसके लिए? गेहूं खरीदने के लिए गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जिस पे गेहूं खरीदती है सरकार, और वो खरीदे हुए गेहूं को फिर सब्सिडाइज्ड रेट के ऊपर गरीबों में अलोकेट किया जाता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के अंडर, या फिर आप कह दो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंडर में। तो कुल मिलाकर के एमएसपी को राइज करने का प्रेशर अब गवर्नमेंट पे और बढ़ेगा, क्योंकि अगर उनको फूड सिक्योरिटी एक्ट को कंटिन्यू करना है या फिर जो फूड ग्रेन देना है तो उसके लिए तो करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में फिस्कल डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। फिर आ जाती है बात चावल की। तो भाई चावल का ऐसा है कि ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड और गेंजेटिक एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, इस एरिया में अब की बार रेनफॉल डेफिसिट हुआ और यहाँ पे चावल की प्रोडक्शन अच्छी खासी होती है। तो लग ये रहा है कि अब की बार चावल की जो हार्वेस्ट होने वाली है उसमें लगभग 7 मिलियन टन की कमी आने वाली है। तो कुल मिलाकर के गेहूं की कमी, चावल की कमी, इसका मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन्स हैं उनमें फूड ग्रेन के स्टॉक की कमी। तो अब क्या किया जाए? पहला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर 31, 2022 से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। नंबर 2, एमएसपी अगर राइज करते हो तो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा सही रहेगा कि भाई जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई है उसके प्राइस को आप एक बार रिव्यू करो। अगर लगे तो हल्का सा 1, 2, 3 रुपए जो आप दे रहे हो भाव में जिस तरीके से, उनको 1, 2 रुपए के बेसिस पे थोड़ा सा राइज करके और थोड़ा सा उनको सब्सिडी को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारे देश की जो बॉटम पॉपुलेशन है उसका 30% को ही आप पीडीएस कवरेज दो। जितना अभी 80 करोड़ के लगभग आप देखो, हम देखते हैं कि गांवों में 75% पॉपुलेशन कवरेज में आ रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में, और शहरों में लगभग 60% आ रही है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो अराउंड 68% पॉपुलेशन जो है वो फ़ायदा उठा रही है इसका पीडीएस सिस्टम का। तो बोला उसको एक बार रिव्यू करके डिसाइड किया जाए कि भाई एक्चुअल में एलिजिबल कौन है, ठीक है, और उन्हीं को वो फैसिलिटी दी जाए। तो दूसरा कंसर्न हो गया। तीसरा है क्लाइमेट चेंज। देखो, पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं होंगे, चाहे वो हीट वेव हो, चाहे ड्रॉट्स हो, चाहे फ्लड्स हो। हर तरफ इनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ती चली जा रही है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज हमें ज़रूरत है ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना। ये बात ठीक है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ पे हम ब्लेम कर देते हैं कि हाँ जी आपका किया धरा है, हमें कॉम्पनसेशन दो, पर वो कॉम्पनसेशन देने में अभी भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें हमारे लोकल लेवल पे ये काम करना होगा। हमें पावर जो है, पावर प्राइसिंग को रिव्यू करने की ज़रूरत है। वाटर जो फ्री दिया जाता है, फर्टिलाइज़र जो फ्री दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री दी जाती है, यूरिया जो फ्री में या बहुत ज़्यादा हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे जो हम प्रोवाइड करते हैं, इनका नेचुरल एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे कि बिजली फ्री है तो मोटर चला दी, पंप चला दिया पानी का, और पानी कितना ही गिरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो बस फ्री है बिजली, कोई लोड नहीं है।
है ना। सब्सिडाइज रेट पे अगर यूरिया मिलती है तो यूरिया को बिना सोचे समझे खेतों में फेंक दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई कितनी यूरिया की ज़रूरत भी है कि नहीं, उस पर दिमाग नहीं लगाया जाता। तो बोले इस तरीके से रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। एनवायरनमेंट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, प्रेसिजन फार्मिंग, इन चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस डिस्कशंस में अच्छे से डिटेल से बात कर ली है। प्रेसिजन फार्मिंग किसको बताया था? अशोक गुलाटी जी ने, जिसमें आप इस तरीके के इनपुट्स को अप्लाई करो जिनमें कॉस्टिंग भी कम आए, प्रोडक्टिविटी भी जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा यूज़ हो सकता है। तो बोले ये 3 चैलेंजेस हैं, इन तीनों चैलेंजेस को ऐसे टैकल किया जा सकता है। तो तीनों के सजेशन भी दे दिए, कंसर्न्स भी बता दिए। नेक्स्ट है द नेचुरल प्राइस। आर्टिकल को लिखा है विक्रम एस मेहता जी ने। देखो इनका हमने प्रीवियसली एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, जिनमें इन्होंने 10 पॉइंट का एक रोड मैप बताया था कि कैसे हम एनर्जी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इनका मेन कंसर्न है नेचुरल गैस पे, कि कैसे हम क्लीन एनर्जी की तरफ स्विच करना चाहते हैं। फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी, जो कि पॉल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल है, उससे हम स्विच करके क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहे तो नेचुरल गैस एक ब्रिज का काम कर सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में इस आर्टिकल में हम नेचुरल गैस से रिलेटेड इशू को डिस्कस करने वाले हैं। देखो देखा जाए ना तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है। कमेटी के हेड कौन है? किरित पारिक। और इनको कुछ पॉइंट्स दिए गए। काम इनका ये है कि कैसे हम हमारी जो डोमेस्टिक प्राइसेस है ना, नेचुरल गैस को जो एलपीजी है या सीएनजी है इनको हम खरीदते हैं, तो डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइस है उसको रिव्यू करने का काम है इस कमेटी का। ओके, अब यहाँ पर राइटर जो हैं वो बता रहे हैं, बोले मेरे पास में 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक बार तो मुझे ऐसे बता रहे हैं कि शायद इस कमेटी के रिकमेंडेशन कुछ अच्छा काम ना कर पाए। कैसे? पहला तो पॉइंट ये है कि कमेटी को जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब कि भाई किन चीज़ों पर कमेटी जो है वो अपना आइडिया या अपना फोकस रखेगी और फिर बाद में रिकमेंडेशन देगी। तो पहला पॉइंट तो ये था कि भाई मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग और एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग के बीच में एक बैलेंस बनाना, या फिर मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग को प्रमोट करना जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी को गैस बेस्ड इकोनॉमी बना सकें। कुल मिलाकर के गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंडर में जो प्राइसेस फिक्स की जाती हैं उनको एडमिनिस्ट्रेड प्राइस बोलते हैं, और मार्केट में जो डिमांड एंड सप्लाई का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से जो प्राइसेस सेट होती हैं उनको मार्केट ओरिएंटेड प्राइस बोलते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में हम एडमिनिस्ट्रेड प्राइस की बजाय मार्केट ओरिएंटेड प्राइस की तरफ जाना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंट मैनर में प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं या फिर प्राइस को फ्री करना चाहते हैं कि हाँ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस सेटल हो जाए, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमी में नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी राइज कर सकें और जो पॉल्यूटिंग फ्यूल है उससे हम स्विच कर पाएँ। पर सवाल ये है कि यहाँ पर टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि एंड यूज़र के ऊपर लोड ज़्यादा ना आए, क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड में तो फिर देखो कहीं ना कहीं एकदम से डिसरप्शन आता है, डिसरप्शन की वजह से एंड यूजर पे प्राइस का प्रेशर बन सकता है। एक तो ये पॉइंट बता रहे हैं कि टर्म ऑफ रेफरेंस में क्या इश्यूज हैं। दूसरा ये कि अभी तक की जितनी भी कमिटीज रिकमेंडेशन दे चुकी है, आगे डिटेल में बताई हुई है कौन कौन सी कमिटीज ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, कब कब दी है। उन रिकमेंडेशंस को जब भी इंप्लीमेंट किया गया है तो पहले की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी ना उनको हटाया नहीं गया। दैट मीन्स रिकमेंडेशंस को यूज रिप्लेस करने के लिए नहीं किया, इवन एग्जिस्टिंग सिस्टम के ऊपर एक और लेयर क्रिएट कर दी कमेटी के रिकमेंडेशन बेसिस पे। तो कुल मिलाकर के कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है गैस की प्राइस फिक्स करने में, तो उस चीज पर मुश्किलें आएंगी। तीसरा ये कि कमेटी जो अभी बनाई है किरित पारिक की हेडशिप में, तो सवाल यहां पर यह है कि आप बात तो कर रहे हो कि मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग हो, पर उस कमेटी के मेंबर्स की अगर बात करें तो ज्यादातर मेंबर्स तो उसमें कहां से बिलोंग करते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब तो गवर्नमेंट के मेंबर्स हो गए। अब गवर्नमेंट के मेंबर्स और उनसे हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट होने दे, तो बोला डाउट आता है। यहाँ पर हम जो गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना चाहते हैं उस पर डाउट आते हैं, क्यों भाई आप यहाँ पर जिन मेंबर्स को आपने अपॉइंट किया है कमेटी में वो सारे सरकारी अफसर हैं, और वो सरकारी लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ जी मार्केट ओरिएंटेड हमें इकोनॉमी को स्विच करा देना चाहिए गैस की मार्केट की अगर बात की जाए। तो ये 3 मुद्दे यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं राइटर। तो ऐसी परिस्थितियों में बोले कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने से काम नहीं होगा, हमें काम करना होगा रिफॉर्म्स पे,
तब जा करके हम गैस को हमारी इकोनॉमी के लिए एक ब्रिज के तौर पे डेवलप कर पाएंगे और हम गैस बेस्ड इकोनॉमी के तौर पे इमर्ज हो पाएंगे। फिर आगे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया के पास में गैस रिजर्व्स की कमी नहीं है। अगर IHS सेरा के हिसाब से देखें तो इंडिया में लगभग 64 TCF ये यूनिट है, अगर है ना गैस की, बोला TCF 64 TCF गैस रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। पर मुश्किल क्या है, एक तो टोपोग्राफी, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, उनके नीचे है वो गैस, और जियोलॉजी दैट मीन्स स्ट्रक्चर जो है रॉक्स की, जिन रॉक्स के बीच में वो गैस ट्रैप्ड है अर्थ के इंटीरियर में, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको लोकेट करना मुश्किल है, और लोकेट करने के बाद में अगर देखा जाए तो उनको एक्सप्लोर करना, उस गैस को निकालना मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर बाद में आपको हाई टेक्नोलॉजी लगानी पड़ती है और वो फिर इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहता। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया के पास में रिसोर्स तो है, रिजर्व्स तो अवेलेबल हैं, बट टेक्नोलॉजी की या फिर कह दो कि महंगाई की वजह से या फिर कॉस्ट इफेक्ट की वजह से हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना पड़ता है, फिर इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी। अब देखो इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा और रिस्की हो जाता है, उसके पीछे कुछ कारण और हैं, वो और देखते हैं। ये चीज़ तो ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि जियोलॉजिकल इशू क्या है, जो स्ट्रक्चर है अर्थ के इंटीरियर में, जो रॉक्स हैं वो अलाउ नहीं करती है कि हाँ जी कम पैसे में और प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम उनको एक्सप्लोर कर पाएँ। इकोनॉमिकल ऑब्स्टेकल्स हैं, कॉमर्शियल सक्सेस नहीं हो पा रही है, कुल मिलाकर के देखा जाए हर्डल्स बहुत हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस है, दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है वो जो प्राइस कैप लगाती है ना नेचुरल गैस की, अगर मार्केट की बात करें उस पर, तब इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्टेड फील नहीं करते, बोले यहाँ पर तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन ज़्यादा है तो पैसा नहीं लगाएंगे। अब जब इन्वेस्टर्स पैसा नहीं लगाएंगे तो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, और नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो वो रिजर्व जो है वो रिजर्व ही पड़ा रह जाएगा, एक्सप्लोर कभी नहीं हो पाएगा। दूसरी ये रियलिटी भी हमें समझनी होगी कि जिन पेट्रोलियम कंपनीज को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोर कर रही हैं वो ही नेचुरल गैस पे ज़्यादा काम करें और नेचुरल गैसेस को निकाले, पर सच बात तो ये है कि पेट्रोलियम कंपनीज ने जब से ये बात क्लियर हुई है कि हम फॉसिल फ्यूल से स्विच करके क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने बजटरी एलोकेशन को भी रिड्यूस कर दिया है। गवर्नमेंट भी उनको बजटरी एलोकेशन ज़्यादा नहीं करने देती, क्योंकि हमें जाना है किस तरफ, क्लीन एनर्जी की तरफ। तो बोले ये सच्चाई है जिसकी वजह से इंडिया में रिजर्व्स अवेलेबल है नेचुरल गैस के, पर वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे। अब देखो बात ऐसी है कि अभी तक जितना भी गैस प्राइसिंग की बात करें, है ना, जब से हमने नेचुरल गैस को एक फ्यूल की तरह, ब्रिज की तरह देखना शुरू किया है या फिर यूटिलाइज करना चाहा है फ्यूल के तौर पे, तो इसके प्राइसिंग में कभी तो हमने कॉस्ट प्लस का यूज़ किया है, कभी रिप्लेसमेंट वैल्यूज़ का यूज़ किया है, कभी फॉर्म्यूलाइक प्राइसिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ किया है। इसका मतलब कॉस्ट प्लस का मतलब तो क्या हो गया, लागत जितनी लग गई गैस को निकालने में उसके अलावा एडिशन करके और फिर आप कॉस्ट फिक्स करते हो। दूसरा होती है रिप्लेसमेंट वैल्यूज, कि हाँ भाई अगर आपने नेचुरल गैस को एक्सप्लोर किया है, नेचुरल गैस को मार्केट में बेचना है तो उसकी रेट क्या होगी, तो रेट आपने डिसाइड की कि एवरेज निकाल लो किस किस का, जैसे नेफ्था हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, बोले इनका एवरेज निकालो और उस एवरेज के हिसाब से हम निकाल लेंगे। और एक आपने निकाल लिया प्राइसिंग प्रिंसिपल फॉर्मूलाइक, दैट मीन्स अलग अलग कंट्रीज में क्या प्राइस चल रही है उनका एवरेज निकाल करके फिर डिसाइड कर लो। तो बोला हमारे यहाँ पर अलग अलग मॉडल पे प्राइसिंग फिक्स की गई है। अब एक एक को हम देखते हैं। अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में देखो गवर्नमेंट की कंपनीज ने ही नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करना शुरू किया था, सबसे पहले प्रोडक्शन। और इसमें मेथड कौन सा यूज किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने गैस प्राइस को फिक्स करने के लिए कोस्ट प्लस बेसिस, दैट मीन्स जितना उस नेचुरल गैस को प्रोड्यूस करने में पैसा लग गया उसके अलावा एडिशनल चार्जेस लगा करके और फिर आपने नेचुरल गैस को बेचा मार्केट में, या फिर बेचने के लिए आपने प्राइसिंग फिक्स कर दी। तो पहला मेथड तो ये था। पर ये तो पॉइंट वो था जब एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट कंपनीज ही पार्टिसिपेट कर रही थी। पर हमारा टारगेट क्या है, अभी गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, हम एक गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के बिना कुछ होगा नहीं। फिर उसके बाद में देखो कि कुछ समय बाद में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और वहां पर रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट फ्यूल के तौर पे ये कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी प्राइसेस की,
किसकी? नेचुरल गैस की। ठीक है, 2014 में कमेटी बिठाई गई, कमेटी ने रिकमेंड किया कि हमारे यहाँ पर जो नेचुरल गैस की रेट है ना, डोमेस्टिक प्राइसेस, वो हम डिसाइड कर सकते हैं किस बेसिस पे? यूके, यूएस, कनाडा और रशिया, इन कंट्रीज में क्या रेट चल रही है, इनका एवरेज निकाल लो और वो डिसाइड कर लो। पर यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन थी या लूप होल था, क्या? कि इंडिया है वो तो गैस डेफिसिट कंट्री है, हम तो इंपोर्ट करते हैं, हम रशिया की गैस की प्राइसेस को कैसे ले सकते हैं एक रेफरेंस के तौर पे, जबकि रशिया तो एक नेट एक्सपोर्टर है। तो बोले यहाँ पर फॉर्मूला में प्रॉब्लम थी। फिर 2016 में एक और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, इसमें यह था कि डीप वाटर से, मतलब पानी के नीचे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है, उससे हम नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करें। तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर पे काम होता है बहुत ज़्यादा, तो हाई टेम्परेचर पे काम होता है तो पैसा भी ज़्यादा लगता है उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के चक्कर में। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन निकाला उस कमेटी ने कि हमारे यहाँ पर जो फ्यूल ऑयल आता है, नेफ्था आता है, कोल आता है, ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनका एवरेज निकाल लो, प्लस जो एलएनजी लिक्विड जो एलएनजी जो होती है उसके हिसाब से भी देखा जाए, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है उसके पिछले 6 महीने पहले जो रेट है वो, तो कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल, नेफ्था, कोल और एलएनजी की 6 महीने पहले जो रेट थी वो, इनका एवरेज निकाल लो और वो फिक्स कर दो इसके लिए गैस की जो प्राइस है उसको। पर सच बात तो यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है उसके चलते गैस की प्राइसिंग क्या है, जो डीप वाटर से गैस निकलती है उसकी 12.47 MMBTU, ये भी यूनिट हो गई किसकी? गैस की यूनिट की। ठीक है, तो बोला ये रेट चलती है, जबकि एशिया पैसिफिक रीजन में इसी क्वांटिटी की बात करें तो $36 की रेट चल रही है। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर तो रेट कम है और यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में रेट्स ज़्यादा हैं, तो आप ये बताओ कि क्या कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा इंडिया की तरफ इन्वेस्ट करने में? तो बोले इस चीज़ को आप कैसे फ्री कर पाओगे? तो ये प्रीवियस जो कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस हैं जिनके बेसिस पे प्राइस को फिक्स किया गया, बोलो वो प्राइसिंग जो है वो एडमिनिस्टर्ड प्राइस ज़्यादा है, ना कि मार्केट ओरिएंटेड प्राइस। तो इसके लिए बोला प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके अलावा करंट यूक्रेन क्राइसिस की वजह से आपको पता है कितनी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं, गैस की, फ्यूल की प्राइसेस लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम कोशिश यह कर रहे हैं कि हमारा खुद का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, तो गवर्नमेंट पैसा भी खर्च कर रही है। तो अब सवाल ये है कि अगर पिछले गैस के जितना भी हमने ट्रेजेक्ट्री समझी है गैस के लिए प्राइसिंग को लेकर के, तो उसको अब क्या करे गवर्नमेंट? तो देखो, एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ को करेक्ट करना होगा, प्राइसिंग जो है ना उसको ठीक करना ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ तो जो नॉमिनेशन होता है ना ब्लॉक्स का, कि भाई कौन एक्सप्लोर करेगा किसी भी एरिया में गैस को, तो वहाँ पर आप डिसाइड करने दो मार्केट फोर्स को। ठीक है, जो एलिजिबल हो, जिसके पास में प्रॉपर मैनर में काम करने का तरीका हो और जो रिटर्न अच्छा खासा दे, ठीक है, उनको आप मतलब ब्लॉक्स को अलोकेट करो। इसके अलावा देखा जाए तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो आर्म लेंथ पर होने दो। कुल मिलाकर के गैस के प्रोडक्शन में जो लागत आ रही है उसके हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से गैस की प्राइस को ऑटोमेटिकली सेटल होने दो। तीसरी चीज़, डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट मैनर में नेगोशिएशंस होने चाहिए, कंज्यूमर को भी और जो प्रोड्यूसर है उनके बीच में भी, क्योंकि कंज्यूमर पे भी लोड नहीं आना चाहिए। अब कंज्यूमर, सीधी सी बात, अगर लोड आएगा तो नेचुरल गैस क्यों खरीदेगा, है ना? हम गैस पे क्यों डिपेंडेंट रहेंगे? तो उस केस में फिर ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस करने की कोशिश करेगा वो प्रोड्यूसर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा शुरुआती सालों में अगर कंज्यूमर पे लोड आता है, इस तरीके से प्राइसिंग को अगर हम हैंडल करते हैं मार्केट ओरिएंटेड मैनर में, तो सवाल ये आता है कि सब्सिडी का एक ऑप्शन हमारे पास में बचता है, जिसमें गवर्नमेंट ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई थी एलपीजी सिलेंडर को देने की, है ना, उसमें सीधा आपको पता है कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र किया गया था पैसा, ठीक है, सब्सिडी वाला। तो बोला वो चीज़ अभी गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है, क्योंकि देखो टारगेट क्या है हमारा टारगेट है क्लीन एनर्जी बेस्ड, गैस बेस्ड इकोनॉमी बनना। अब इसमें हमें गैस का भी रिक्वायरमेंट है और क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, और गैस इसके लिए एक प्रॉमिसिंग फ्यूल का काम कर सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट को सब्सिडी का लोड उठाना
चाहिए, अकेला केवल प्रोड्यूसर ही सारा लोड उठाएगा तो फिर बाद में लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास में जो हमारे खुद के रिजर्व्स हैं हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे, वो रिजर्व से रह जाएंगे। तो क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि प्राइसिंग को सही से सेटल करो, कॉम्प्लेक्सिटीज को ठीक करो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो आपने बातें बोली हैं उनको अगर इंप्लीमेंट कराना चाहते हो तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और इसके लिए कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कहीं ये पता पड़े कि प्राइवेट सेक्टर के एंटर होते ही महंगाई ज़बरदस्त तरीके से हो गई, गैस मार्केट की अगर बात करें तो फिर लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर के लिए ये फिर बेनिफिशियल नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर सपोर्टिव इंटरवेंशन देने की ज़रूरत है, और वो कैसे हो सकता है? सब्सिडी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट देखो आर्टिकल है आर बॉडीज आर सेल्स। ये आर्टिकल जो है वो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है ना, जिसमें राइट टू अबॉर्शन जो है वो अपहेल्ड किया गया है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड वुमेन हो, कुछ भी हो। ठीक है, सेफ और लीगल अबॉर्शन प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो इस मुद्दे को देखो हमने डिटेल में देख लिया है पहले अच्छे से, एडिटोरियल पेज पे भी देख लिया, एक्सप्लेन पेज पे भी देख लिया। आज जो नए पॉइंट्स हैं मैं सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करूंगा, बाकी पॉइंट जो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, और अगर आपने देख लिया हो दैट्स ओके। ठीक है, तो अब देखते हैं नए पॉइंट्स को। मुद्दा देखो दिल्ली हाई कोर्ट में था, ठीक है, कि भाई अनमैरिड वुमेन है और वो अबॉर्ट करवाना चाहती है अपने बच्चे को। ठीक है, और 2021 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में अमेंडमेंट जो लाया गया था उसमें ये कह दिया था कि भाई मैरिड और अनमैरिड में अब कोई डिफरेंस नहीं होगा, और वुमेन एंड पार्टनर ये वर्ड रहेगा, हस्बैंड वाइफ का मुद्दा नहीं है वो, अब मुद्दा क्या रहेगा? वुमेन एंड हर पार्टनर, वो उनका रिलेशनशिप का जो है वो डेफिनेशन दी गई थी। तो ऐसे में पॉइंट ये था कि 20 से 24 हफ्तों तक की प्रेगनेंसी को भी इस अमेंडमेंट में अलाउ कर दिया गया 2021 में, है ना। पर जो 20 से 24 हफ्तों के बीच की जो प्रेगनेंसी उसको अबॉर्ट कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए। अब राइटर यहाँ पर ये बोल रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब तक ये अपना वर्डिक्ट नहीं दिया था तब तक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जी किस तरीके से एक अनमैरिड वुमेन जो है वो सोशल स्टिग्मास को फेस कर पाएगी, सोशल इश्यूज को फेस कर पाएगी कि हाँ भाई कंवारी माँ बन गई। तो उस तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 14 जो है उसका वायलेशन हो रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी की बात की जा रही है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बोलो उसका सीधा वायलेशन हो गया अगर एक लेडी अनमैरिड है और उसने बच्चा कंसीव कर लिया तो बोले ये तो सिटीजनशिप के बेसिस पे वायलेशन हो गया। पर इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट कर दिया कि भाई मैरिड हो या अनमैरिड हो, एलिजिबल है वो जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर में जो भी प्रोविजंस है, जो रूल्स हैं उनके बेसिस पे। ठीक है, इसके अलावा मान लो कोई माइनर गर्ल हो जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और उसने बच्चा कंसीव कर लिया किसी भी वजह से, तो ऐसे में पोक्सो एक्ट है ना वो अप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट ऑफ 2012। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? पॉक्सो एक्ट में जो इशू था वो ये कि अगर लड़की की उम्र 18 साल से माइनर है वो लड़की और बच्चा कंसीव कर लिया है और अगर वो अबॉर्शन के लिए जाना चाहती है तो एक मेडिकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक मतलब एक तरीके से मैंडेटरी रिपोर्ट होगी कि हाँ भाई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कैसे बच्चा कंसीव हुआ, वो सारी चीज़ें डिटेल जाएंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी? प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होने की, कि भाई आप एक चीज़ बताओ कि इस तरीके से एक तो सबसे बड़ी बात माइनर गर्ल है, उसने बच्चा कंसीव कर लिया, तो सबसे बड़ा तो हमारी सोसाइटी में लफड़ाई यहीं पे शुरू हो गया। दूसरी अगर चीज़ अगर वो रिपोर्ट में नाम और डिटेल्स अगर पब्लिश होती हैं या फिर शेयर होती हैं जुडिशरी के साथ में भी, तो वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई जो राइट टू प्रिवेसी है, राइट टू फिजिकल ऑटोनॉमी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इस चीज़ को अब की बार क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि पोक्सो एक्ट के अंडर में जो माइनर गर्ल्स हैं उनके साथ में अगर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो उसके लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है जस्ट बिफोर अबॉर्शन के लिए जाने से जस्ट पहले, ठीक है, तो वो रिपोर्ट में अब पूरी डिटेल नहीं दी जाएगी जिससे कि उस माइनर की जिंदगी पर आने वाले टाइम पर खतरा मंडरा सके किसी भी तरीके का। तो बोला डिटेल नहीं ओपन की जाएंगी, इससे क्या होगा कि राइट टू प्रिवेसी भी मैनेज हो पाएगा। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, ये जो मैंने बताया आपको ये सारी बातें। ठीक है,
और फाइनली आपको पता ही है कि 24 हफ्तों तक भी अबॉर्शन है वो अलाउ कर दिया, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, पर वो हाँ सर्कमस्टांसेज हैं, वो एक्सप्लेन पेज पे हमने अच्छे से देख लिया, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप जरूर देख लेना, ठीक है। और जो मैरिटल रेप वाला जो मुद्दा है उसको भी देखो, यहाँ पर क्लियर किया था, वो हम उसमें बात कर चुके हैं, आप प्लीज़ वो देख लेना जरूर से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। डिस्कशन यहीं खत्म है, थैंक यू वेरी मच।